नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे जनगणना की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि अप्रैल 2026 से देश में जनगणना का कार्य शुरू होने जा रहा है। इस बार की जनगणना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। इस बार इसमें जाति आधारित गणना भी शामिल होगी, यानी करीब 90 साल बाद देश को फिर से पूरी जातिगत तस्वीर देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार ने जनगणना के पहले चरण की अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना की यह प्रक्रिया 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी की जाएगी। दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना फरवरी 2027 में होगी। यह जनगणना सिर्फ आंकड़ों की गिनती नहीं होगी, बल्कि नीतियों, राजनीति और सामाजिक ढांचे को नई दिशा देने वाला डेटाबेस तैयार करेगी। पहले चरण में घरों की लिस्टिंग होगी। दूसरे चरण में जनसंख्या, जाति और अन्य डेटा एकत्र किए जाएंगे। जाति आधारित आंकड़े आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं, परसीमन और सामाजिक न्याय से जुड़ी नीतियों सहित देश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को दिशा देने का काम करेंगे। इसलिए मुद्दा आपका में जनगणना से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रोफेसर एसके सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं सर्वे, रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस के। डॉक्टर एसके सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर देवी दयाल गौतम जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दुष्यंत जी, देवी दयाल गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। धन्यवाद। लेकिन डॉक्टर एसके सिंह जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। लंबे समय बाद देश में जनगणना का कार्य शुरू होने जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जनगणना का जो इतिहास है वो क्या इतिहास है भारत में, और किस तरह का इसमें जनगणना की जाती रही है, और इस बार क्या कुछ नया होने वाला है? थैंक यू मनोज जी। हम सभी जानते हैं कि पहली जनगणना हमारे देश में 1881 से शुरू हुई और उस समय से लेकर के हर एक 10 साल के अंतराल पे हमारे देश में जनगणना की जाती रही। लेकिन ये, जैसा आपने बताया है, ये जनगणना विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश अपनी पूरी जनगणना को डिजिटाइज कर रहा है और डिजिटल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जहां पर कि मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, और हम ये भी ऑप्शन, सेल्फ इन्यूमरेशन का ऑप्शन भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दे रहे हैं। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि मैनुअल जनगणना जब ये देश कर रहा था तो भी समय के साथ उसकी गुणवत्ता में सुधार होती जा रही थी। और जनगणना समाप्त होने के तुरंत बाद एक टर्म होता है पोस्ट इन्यूमरेशन सर्वे। पोस्ट इन्यूमरेशन सर्वे के माध्यम से हम ये जानते हैं कि जो हमारी डेटा है वो कितना एक्यूरेट है, कितना वैलिड है, उसमें कहीं ओमिशन या डुप्लीकेशन के चांसेस तो नहीं है। वो प्रोपोर्शन बहुत हद तक कंट्रोल हो गया था, इवन मैनुअल के दौरान भी। तो सबसे बड़ी फायदा तो ये होगी कि पहली बार हम लोग, अपना देश एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का हम डिजिटल गणना करने जा रहे हैं। आप जानते होंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मामले में, फाइनेंशियल इंक्लूजन के मामले में इंडिया नंबर 1 पे है। 13-14 में जहां 15% लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन यूज करते थे, आज वहां 50% से ऊपर हो गया है। तो वो एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम लोग ये दूसरा विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी का डिजिटाइजेशन। यहाँ दूसरा पक्ष है कि समय की बात, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2011 के बाद 2021 में हमारी जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन कोविड की महामारी के चलते ये डिले होते गए और बाद में कुछ और रीजन से भी कुछ डिले होते गया होगा। एग्जैक्ट रीजन बताना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन ये जो डेटा होगा वो निश्चित रूप से बहुत सारे मामले में कंट्री के विकास की ट्रेजेक्टरी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। मैं इस पहलू को भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब जनगणना का मुद्दा
सामने आता है तो जाहिर तौर पे कई पहलू उभर के सामने आते हैं। सवाल जातिगत जनगणना का भी है, सवाल नीतियों का भी है, सवाल कल्याणकारी नीतियों का भी है और देश के भविष्य का भी है, विकसित भारत का भी है। क्योंकि जनगणना में जो उभर कर सामने आते हैं तथ्य, उसके आधार पर सरकार अपनी नीतियों का क्रियान्वयन करती है। देवी दयाल गौतम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जनगणना का जो काम है वो क्यों महत्वपूर्ण है? इससे क्या, किस प्रकार की नीतियां तय होती हैं? क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, जनगणना एक किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अपनी जिस तरह से हम भौगोलिक स्थिति को जानते हैं, उसी तरह से हमारी जनसंख्या है, कौन है, कहाँ है, कितने लोग हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका सबसे बड़ा माध्यम कोई चीज है तो वो है सेंसस। और जो सेंसस, और इसीलिए आजादी के बाद भी सेंसस 10 साल पे ही किए जाते हैं, इसीलिए कि ताकि 10 साल पे जो भी बदलाव हुए हैं, किस तरह की नीतिगत निर्धारण करना चाहिए, किस तरह की योजनाओं की जरूरत है, हेल्थ सेक्टर में किस तरह से सुधार की जरूरत है। तो कुल मिला के एक ये होता है कि ये गवर्नमेंट के लिए जो सबसे बड़ा रोल जो गवर्नमेंट का इसमें होता है, गवर्नमेंट के लिए ये नीति निर्धारण के लिए कि किसको किस तरह से योजना बनाई जाए और सही समय पे किस तरह से उसको लागू किया जाए। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण होता है, जो कि विशेषज्ञों के लिए, क्योंकि हमेशा विशेषज्ञों के आधार पे और उनकी राय के जो अध्ययन करते हैं, किस तरह से उसका है, किस तरह से किस चीज की आवश्यकता है, कितने स्कूल की आवश्यकता है, या किसको रोजगार की कितनी आवश्यकता है, किन क्षेत्रों में या किन जगहों पे। तो जनसंख्या के आधार पे, क्योंकि सबसे बड़ा आधार जो है ना डेमोग्राफी को, किसी चीज को जब हम एनालाइज करता है, चाहे विशेषज्ञ या सरकार, तो इस जनसंख्या के ही आधार पे करता है। और इस जनगणना का होना हमेशा आवश्यक है। और जनगणना का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि जनगणना का एक्यूरेट होना महत्वपूर्ण चीज होती है, कि उसमें ज्यादा त्रुटियां ना हो। जो कि जैसा कि इस बार जो है हमारे देश में इतना बड़ा कदम, इतने बड़े देश की जनसंख्या के साथ डिजिटलाइजेशन के साथ किया जा रहा है, जिसमें डिजिटलाइजेशन में सबसे बड़ी यही रोल होगा कि एक एक्यूरेट डाटा आएगा, सही समय पे डेटा आएगा, और उस डेटा का जिस पॉलिसी निर्धारण की आप बात कर रहे हैं, किस तरह, तो पॉलिसी निर्धारण के लिए सरकार, जैसा कि अपनी सरकार ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में भी कहा है कि उसको किस तरह से तेजी से प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेस करके उसका डिस्पर्स जो होगा, जिन चाहे मिनिस्ट्रीज के लेवल पे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल बॉडी तक इस डेटा को जाएगा। और जो दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि इस जनगणना से जो है, जब एक्यूरेट डेटा आएगा, तो ये एक गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का भी मॉडल होता है कि जनता भी जान रही है इस प्रोसेस में। तो डिजिटलाइजेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना जा रहा है। जो कि एक सवाल होते थे कि तरह तरह से कि डाटा कितना है, कौन किस जनसंख्या का है, किस तरह का है, लेकिन इस बार क्लियर जनसंख्या का रेल होगा और सबको ये पता होगा, जिससे देश की जनता का एक विश्वास और एक गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा आज के 21st सेंचुरी में ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो भारत सरकार करने जा रही है। जी, जाहिर है इस बार की जनगणना में भी ये जानने की कोशिश की जाएगी, ये जाना जाएगा कि किसके पास पक्का घर है या कच्चा घर है, बिजली पानी की सुविधा है या नहीं है, शौचालय है या नहीं है। जाहिर तौर पर इस आधार पर सरकार भविष्य की नीतियां बनाएगी। घर में कितने लोग रहते हैं, ये पूरी प्रक्रिया मोबाइल ऐप और टैबलेट से पूरी होगी। जाहिर तौर पर डिजिटल के जरिए सरकार एक एक व्यक्ति के, एक एक घर का जो आंकड़े हैं उसे एकत्र करना चाहती है, और इन एकत्र आंकड़ों का जो असर देखने को मिलता है वो नीतियों में मिलता है। सरकार इसी के आधार पर नीतियां बनाती है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा डॉक्टर सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जातिगत जनगणना इस बार केंद्र में रहेगी, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस मुद्दे को लेकर काफी राजनीति भी देश में हुई है, लंबे समय से मांग भी की जा रही थी, लेकिन आजादी के बाद इस आधार पर जनगणना उचित नहीं समझा गया। लेकिन अब क्यों, इससे क्या बदलाव आएगा? जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, पॉलिटिशियंस अपने इशू को पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं, हम एकेडमिशियंस इसको एकेडमिक एंगल से देख रहे हैं। हकीकत है कि हमारे समाज में हर एक वर्ग का विकास सेम पेस से नहीं हुआ है। जब पहली बार हमारा अगर कास्ट सेग्रीगेटेड, कास्ट डिसएग्रीगेटेड डेटा मिलेगा, तो उसे हमें पॉलिसी प्लानिंग में
रिसोर्स एलोकेशन में और उनकी फ्यूचर नीड्स के प्रोजेक्शन में उनकी मदद मिलेगी, जिससे कि उनका समावेशी इंक्लूसिव डेवलपमेंट के चांसेस, चाहे वो एजुकेशन का एरिया हो, वर्क का हो, एम्प्लॉयमेंट का हो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का हो। आप जानते होंगे कि इंडिया काफी हद तक इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लेबर फोर्स हमारे पास है जी। हाँ, हमारा मीडियन एज लेस देन 30 इयर्स है, तो आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा लेबर फोर्स हमारे पास है। लेकिन लेबर फोर्स की क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड मैनेजमेंट के तौर पे कहते हैं। तो जिससे जो समाज का जो तबका, जो वर्ग, जो जाति उस डेवलपमेंट के पैमाने पे पीछे रह गई हैं, उनके लिए स्पेसिफिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे हमारे रेगुलेटरी प्रोविजन के अनुसार जॉब रिजर्वेशन तो पहले से ही कास्ट बेस्ड होते आ रहा है, लेकिन उसका फायदा केवल कुछ लोगों तक मिल पा रहा है, केवल कुछ लोगों को। जो आगे बढ़ गए हैं, उनके बच्चे के बच्चे रिजर्वेशन का फायदा लेते जा रहे हैं। किसी गवर्नमेंट में ये हिम्मत नहीं आज तक हो पाई कि हम केवल 1 और 2 जनरेशन के बाद बाकी जो बचे हुए लोग हैं उसका फायदा लेने की वकालत कर सके। ठीक है, गवर्नेंस एंड पॉलिसी और पॉलिटिक्स अलग चीज है। एज ए एकेडमिशियन, कास्ट डिसएग्रीगेटेड डेटा मेरे समझ से जो वंचित तबके के लोग हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं, चाहे किसी भी जाति में हो, उनकी प्लानिंग में काफी कारगर होगा, रिसोर्स एलोकेशन में काफी यूजफुल होगा। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का इशू है, आफ्टर लॉन्ग गैप जो 2011 के बाद 2027 में हम 16 इयर्स बाद जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से वहां भी हमारे लिए यूजफुल होगा। जी, जाहिर सी बात है, जब जातिगत गणना देश में होगी तो उसका असर कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उस पर भी पड़ेगा, समाज पर भी पड़ेगा, नीतियों पर भी पड़ेगा। डॉक्टर देवी दयाल गौतम जी, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, क्योंकि जाति जनगणना को लेकर काफी सवाल भी उठे हैं और संवेदनशील मुद्दा भी है। आप कैसे देखते हैं जब हम विकसित भारत की बात करते हैं इस मुद्दे को? देखिए, जातीय जनगणना जो है, सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण चीज है कि हमें इस चीज को मानना चाहिए कि जाति इस देश की सच्चाई है, हमारे समाज की। उसको किसी तरह से नकारा नहीं जा सकता। जब नकारा नहीं जा सकता तो उसको जानना, समझना और उसको बहुत अंदर तक जाके जानने और समझने की जरूरत है। क्योंकि हम सबको मानते हैं कि जबकि सरकार का ये नारा भी है कि सबका साथ विकास, सबका साथ और सबका विकास करना है, तो इस चीज के लिए उसके बारे में, उसकी स्थिति, सामाजिक, आर्थिक हर स्थिति को जानने के लिए एक तह तक जाके उसकी जानकारी, जिसके लिए जातीय जनगणना बहुत आवश्यक है। पूर्व में क्यों नहीं हुई, इस पे नहीं हम कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन होना जरूर चाहिए था। अगर आप इस देश की सभी समाज के सभी लोगों को बराबर अधिकार और बराबर विकास का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो उसकी हर पहलू को जानना चाहिए। और दूसरा चीज है कि जहां तक राजनीति का विषय है, जाति राजनीति एक हिस्सा है, जो आरक्षण का विषय है, एक हिस्सा है। आप भी जानते हैं कि कितनी सरकार की नौकरियां हैं और उसमें कितने लोगों को सरकार उसके तहत रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन उससे बड़ा हिस्सा है जो कि अन्य तरह से किस तरह से उनका सशक्त किया जाए, उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, जिसके लिए जातीय जनगणना उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उनकी शिक्षा का स्थिति, उनके रोजगार और अन्य हेल्थ की स्थिति और वो किस स्थिति में रह रहे हैं, जैसा कि सबसे बड़ा, जैसा कि कहा जा रहा है कि आपने जैसा बताया कि इसमें सबसे पहले आवास को किया जाएगा, जबकि एक बड़ी योजनाओं के तहत सबको आवास दिया गया है। लेकिन जब जातीय आधार पर जब हम जनगणना करने जाएंगे तो उनकी डिटेल स्थिति में जाएंगे और उनके लिए नई, क्योंकि ये 21st सेंचुरी है, ये इस समय एक तेज विकास की धारा, अगर आप पूरी अपने लोगों को, सभी को काम, रोजगार और उसमें नहीं जोड़ेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा इस समय वो है कि मेक इन इंडिया, तो वर्क फोर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। उस वर्क फोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके उसके हर पहलू को
हर पहलू को, चाहे वो धार्मिक पहलू हो तो चाहे जातिगत पहलू हो, उसको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि जो मैं समझता हूं कि जो भ्रांतियां जाति जनगणना के नाम पे हमेशा जो पिछली सरकारें बचती रही हैं, उस पर फुल स्टॉप कहीं ना कहीं लगना चाहिए। और ये सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जाति जनगणना करा रही है, इसको फुल स्टॉप इस पे लगे। जो भी सच्चाई है सबके देश के सामने आएगी, उस समाज के भी सामने आएगी, राजनीतिक दलों के भी सामने आएगी, उसके हिसाब से आकलन करेंगे। क्योंकि ये भ्रांतियां नहीं फैलनी चाहिए। हर समय चुनाव आता है, लोगों की भ्रांतियां चली जाती होती हैं कि हमारा इतना परसेंट है, हमें इतना मिला। तो कम से कम इस स्थिति का एक फुल स्टॉप लगे, उस पर नीति निर्धारण हो। मैं अभी भी मानता हूं कि जाति जनगणना का जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण रोल होगा वो नीति निर्धारण में होगा, लेकिन इसको राजनीतिक तौर पे अधिक लोग देख रहे हैं, वो भी एक हिस्सा है। लेकिन नीति निर्धारण मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जी, जाहिर सी बात है इस बार की जो जाति जनगणना है 2026-27 में, उसमें पहली बात यह है कि डिजिटल आधारित, डिजिटल केंद्रित जाति गणना की जाएगी। दूसरा पहलू इसका यह है कि जाति क्या भी इसमें एक प्रकार से पता चलेगा कि किसकी क्या जाति है, उसकी भी गणना की जाएगी। इस आधार पर सरकार भविष्य का एक ताना बाना नीतियों का, योजनाओं का वो बुनने का काम करती है। जाहिर तौर पर एक बड़ा सकारात्मक पहलू है गणना का। डॉक्टर सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जाति जनगणना, जाहिर सी बात है कि जाति आधारित गणना होगी तो उसमें कई पहलू उठेंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि जब इस प्रकार की जनगणना की जाती है तो जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो आम जनता से मुद्दे हैं, बात चाहे शिक्षा की जाए, स्वास्थ्य की जाए, किसके पास घर है या नहीं है, रोटी कपड़े मकान की बात की जाए, उसका भी पता चलेगा क्या? जी हाँ, निश्चित रूप से चूंकि हम पूरा डेटा एक साथ देखते हैं, तो कास्ट के आधार पे पहले हम लोग इसका क्लासिफिकेशन कास्ट ग्रुप के आधार पे करते थे, SC, ST, OBC एंड अदर्स। अब उसको और नीचे जाकर के उनकी एक्चुअल कास्ट के आधार पे करेंगे, जिससे हमें पॉवर्टी हॉट स्पॉट को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी कि कंट्री में किस स्टेट में पॉवर्टी हॉट स्पॉट्स कहाँ हैं, और एरिया स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटेजी को हमें अडॉप्ट करने में मदद मिलेगी। उसके अलावा माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन एक ऐसा मुद्दा है जहां वहां भी कास्ट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ कास्ट के लोग ऐसे हैं जिनके पास खेती जमीन की कमी है, खेतिहर मजदूर हैं, अगर उनको मजदूरी नहीं मिल पा रही है तो माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में जा रहे हैं। तो उससे हमारा पॉपुलेशन, बहुत सारे एकेडमिशियंस इसको पॉपुलेशन डिसबैलेंसेस कह रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि समय के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारी मोबिलिटी, इवन नॉर्थ के लोग केरला एंड तमिलनाडु में भी जाकर के मजदूरी कर रहे हैं। तो कौन कहां है, कास्ट के अनुसार भी उसको एनालाइज किया जा सकता है, और वो हमारे लिए माइग्रेशन स्ट्रीम, माइग्रेशन के वॉल्यूम पैटर्न और उनका सेटलमेंट, कहां जाके रह रहे हैं, वहां की लोकल सिचुएशन क्या है, वहां बेसिक कम्युनिटीज क्या है, और किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि जो लोग माइग्रेट, आपने कोविड में देखा होगा, कोविड की सिचुएशन में जब मुंबई, दिल्ली, गुजरात से बहुत सारे माइग्रेंट्स पैदल भी चल करके अपने नेटिव प्लेस पे गए थे। तो हमारे लिए पहली बार ये सिचुएशन होगी जो कास्ट लिंक के सारे पैरामीटर होंगे, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी हो या पॉवर्टी एलिमिनेशन की सिचुएशन हो, अर्बनाइजेशन में अर्बन बाउंड्रीज पे रहने वाले लोग जहां हाइजीन, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा एडेक्वेट नहीं है, उसमें भी हमारी मदद मिलेगी। इस तरीके से कास्ट बेस्ड के सर्वे, कास्ट बेस्ड सेंसस के बहुत सारे हमारे पॉजिटिव आयाम हैं जो कि निश्चित रूप से हमारे गवर्नेंस में काफी मदद करेंगे, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में काफी मदद मिलेगी। जी, जाहिर सी बात है जनगणना से जो सुशासन का मुद्दा है उसको भी एक दिशा देने का काम सरकार करती है। जो विभाग होते हैं, जो मंत्रालय होते हैं, जो योजना बनाते हैं, योजनाकार होते हैं, उनको भी मदद मिलती है इस प्रकार के आंकड़ों से। लेकिन डॉक्टर देवी दयाल गौतम जी, मुद्दा विकसित भारत का है, 2047 लक्ष्य है, कई चुनौतियां देश के सामने भी हैं, जाहिर तौर पर है, उसमें विकास देश ने बहुत किया है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य
और जनगणना का मुद्दा, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर जैसा मैंने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान का मुद्दा भी है, किसके पास घर है या नहीं है, कच्चा है या पक्का है, सुविधा है या नहीं है, पानी है या नहीं है, बिजली का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, ऐसे मुद्दे उभर के सामने आएंगे। आप कैसे देखते हैं जनगणना को विकसित भारत के संदर्भ में? देखिए, विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री का है कि उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री को पता है कि देश को अंदरूनी तौर से सशक्त करने की जरूरत है, समाज के तौर पे, आर्थिक स्थिति के तौर पे, और जितने हमारे हर हाथ को रोजगार, जिसको किस तरह का रोजगार की जरूरत है, उसको कहां लगाया जा सकता है। जैसा डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि माइग्रेशन एक बहुत बड़ा वो हो जाता है, तो इसके माध्यम से एक आइडेंटिफाई होगा कि कहां से माइग्रेशन हो रहा है, क्या वही रोका जा सकता है क्या लोगों को, ताकि वो लोग कृषि के क्षेत्र में भी लगे। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे क्या हो गया है कि वहां पे कृषि का जो है वहां के लिए एक पावर, लेबर पावर नहीं रह गई है, वहां कृषि का क्षेत्र पीछे होता जा रहा है क्योंकि पलायन की वजह से। तो किस तरह से तरह तरह की योजनाएं बनेगी, उन योजनाओं के लिए इस तरह का सबसे पहले इस जनगणना का होना जरूरी है, और जनगणना का एक्यूरेट होना जरूरी है। और विकसित भारत में सबसे बड़ा जो ये है कि हम विकसित भारत में 21st सेंचुरी में है, तो उसमें गुड गवर्नेंस जो है सबसे बड़ा है। उस गुड गवर्नेंस के लिए सबसे पहले होता है कि आप अपने नागरिकों का में आपका और आप में आपके नागरिकों का कितना विश्वास है। तो नागरिकों का विश्वास जब जितनी अस्पष्टता रहेगी एक दूसरे के साथ, किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं रहेगी, जो सवाल उठते रहे हैं उस सवाल को खत्म किए जाएंगे, तब सबको जो है एक दूसरे के लिए आएंगे और देश विकसित होगा। क्योंकि सबसे बड़ा विकसित होने का यह है कि हमारा आर्थिक एक ढांचा इतना मजबूत हो, और उस ढांचा को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सबका सहयोग की जरूरत होगी। किसी एक पक्ष या एक समूह की नहीं, सभी समूहों की जरूरत होगी। और इसके लिए सबको स्वस्थ रखने के लिए और सबको उस लेवल की एजुकेशन देने के लिए, किसको किस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, किस ग्रुप को कहां लगाया जा सकता है, इस तरह से। क्योंकि एक सशक्त भारत बनाने के लिए उसके अब हर एक पहलू पे, जिस तरह से कृषि में भी उतना ही काम करना पड़ेगा, इंडस्ट्री क्षेत्र में भी उतना ही काम करना पड़ेगा, सर्विस क्षेत्र को भी उतना ही मजबूत करना पड़ेगा। तो अपने को हर तरह से मजबूत करने के लिए, और यह एक गोल्डन चांस है हमारे लिए, देश के लिए अगले 50 सालों तक, कि हमारी इतनी बड़ी एक नौजवान जनसंख्या हमारे पास है जो कि हर तरह से स्किल्ड भी है, एक हाई लेवल से लेके एक लोअर लेवल तक की स्किल्ड है। तो उस स्किल्ड को किस तरह से उपयोग किया जाए देश की विकास में, उस चीज के लिए इस जनसंख्या का जनगणना होना, जो जनगणना की जा रही है वो भी डिजिटल माध्यम से की जा रही है, सबका इंक्लूजन किया जा रहा है। और इस डिजिटल के माध्यम से केवल यही नहीं है कि एक्यूरेसी, लेकिन इससे दूर दराज जो लोग छूट जाते हैं किसी तरह से, सबका इंक्लूजन भी होगा इसमें, हर चीज का, इन्वायरमेंट का ध्यान रहेगा इसमें। क्योंकि आप जान रहे हैं कि एक बहुत लंबे समय तक चलने के कारण जो है वो जनसंख्या, पेपर, प्रिंटिंग, हर चीज का होता था। तो एक सशक्त भारत की ये सब नींव है, ये सब रीढ़ होगी कि किस तरह से हम हर एक पहलू का ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे इंक्लूजन हो, चाहे आर्थिक हमारे किस तरह से सशक्तिकरण बढ़े, और टेक्नोलॉजी, क्योंकि देश हमारा एक टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ा एक जो लोग जो दुनिया भर की कंपनियों में टेक्नोलॉजी में काम कर रहे यही के हैं। तो ये सवाल नहीं उठता है। जाहिर तौर पर देश में जनगणना ऐसे समय में हो रही है जब टेक्नोलॉजी का मुद्दा भी देश के सामने है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने काफी बड़ा परिवर्तन देश में किया है, सुशासन की दृष्टि से, लोगों को सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से। और विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें जिस प्रकार की जनगणना होगी और जो तथ्य उभर के सामने आएंगे, उससे विकसित भारत को योजनाओं के जरिए एक नई दिशा देने का काम सरकार को भी आसानी रहेगी करने में, और जो अलग अलग योजनाकार हैं, जो योजना बनाते हैं, जो उस पर नीतिगत चिंतन या मंथन करते हैं, उनको भी एक इसमें से सहूलियत होगी। डॉक्टर सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर हम इतिहास को देखें, जनगणना पहले हुई है, अगर उस इतिहास को देखें तो उसके आधार पर ऐसा कौन सा परिवर्तनकारी काम हुआ है गणनाओं के आधार पर, जनगणना के आधार पर, जिसने देश में एक बड़ा बदलाव लाने का काम किया? जी, पीछे के सेंसस के डेटा के आधार पे इस समय
वेलफेयर के लिए अराउंड 40 फ्लैक्सी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। और 40 फ्लैक्सी प्रोग्राम्स इंप्लॉयमेंट से लेकर के, हाउसिंग से लेकर के, सेफ ड्रिंकिंग वाटर से लेकर के, हेल्थ, हर एक डायमेंशन को कवर कर रहा है। मनोज जी, इशू ये है कि इंडिया ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री बनने के रास्ते पे निकल चुका है। ये बात अलग है कि अभी भी उसमें कुछ बाधाएं हैं। उन बाधाओं को एज अर्ली एज पॉसिबल हमें एलिमिनेट करना होगा। इंपॉर्टेंट इशू ये है कि 2011 के बाद से जितने भी फ्लैक्सी प्रोग्राम शुरू किए हैं, उसकी ट्रैकिंग के लिए हम लोगों ने सैंपल सर्वे, लाइक हम लोगों ने जो किया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के राउंड से एसडीजी गोल्स को ट्रैक करते हैं। फ्लैक्सी प्रोग्राम का सक्सेस पता चलता है, लेकिन पॉपुलेशन लेवल पे, लार्जर लेवल पे ये पहली बार होगा कि जो कि 2014 के बाद जितने भी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है, जो कि हमारे रास्ते को डेवलप कंट्री के तरफ तेजी से ले जा रहा है, उनका एक्चुअल प्रोग्रेस क्या है। और वो प्रोग्रेस जो होगा स्टेट स्पेसिफिक भी देख सकते हैं, आप कास्ट स्पेसिफिक भी देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक भी, इसलिए कि अपनी कंट्री में जो प्लानिंग है, एक्चुअली वो प्लानिंग अब नेशनल लेवल, स्टेट लेवल से नीचे आकर के हम डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग करते हैं। इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा की कमी आज भी इस देश में है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अलावा और कोई भी सेंसस ही एकमात्र डेटा है जो कि हमें पॉपुलेशन बेस्ड डेटा देता है। हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सैंपल बेस्ड डेटा देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये सेंसस का डेटा एक्सट्रीमली यूजफुल होगा अपने आप को रिफाइन करने के लिए, अपनी कमियों को जानने के लिए, उसको पॉलिसी में चेंज करने के लिए। जाहिर सी बात है, इतिहास इस बात का गवाह है कि जनगणना के आधार पर सरकार ने इस देश के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई, जिसका लाभ इस देश के आम आदमी को मिला, देश को मिला, समाज को मिला। इसी प्रकार 26 और 27 में जो जनगणना होगी, उससे आने वाले भविष्य में देश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को दिशा मिलेगी। डॉक्टर एसके सिंह जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देवी दयाल गौतम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।